हेलो स्टैंडर्ड 8। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। संज्ञा नाम वाले शब्दों को कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के बारे में पता चलता है या फिर उसके भाव के बारे में पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति थे, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है अब्दुल कलाम। या फिर मनोहर, राम, कोई भी नाम, या फिर आप रवि ले लीजिए, गणेश ले लीजिए। ठीक है ना। किसी भी एक विशेष नाम का जब बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंदी की पुस्तक है, कौन सी? परिवेश। तो हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन उसमें एक परिवेश नाम है, तो ये परिवेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। ग्रंथ कई हैं लेकिन यहाँ पे रामचरितमानस एक विशेष नाम दिया गया है, तो रामचरितमानस और तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष विभूति ने लिखा है इसे, तो यहाँ पे तुलसीदास और रामचरितमानस क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। ये विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम है, तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, मतलब उसकी पूरी जाति का बोध हो, जिससे उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का मतलब लड़के की पूरी जाति, लड़की मतलब लड़की की पूरी जाति, स्त्री मतलब स्त्री की पूरी जाति। ठीक है। इससे पूरी, पशु मतलब पशु की पूरी हो जाती है, पक्षी मतलब पक्षियों की पूरी जाति। तो जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, कोई भी चिड़िया का नाम नहीं दिया गया है। लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़के का नाम नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है वहाँ पे। राजा ने कवि का सम्मान किया। राजा बहुत सारे हैं, किसी एक विशेष राजा का नाम नहीं है, तो राजा क्या हो गया? राजा जाति के अंतर्गत आया। या फिर कवि जाति के अंतर्गत आया, तो इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, मतलब उस व्यक्ति के गुण के बदले में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, हरिश्चंद्र एक सत्य और न्यायी राजा थे जिन्होंने सत्य के कारण अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरिश्चंद्रों का प्रयोग उनके गुण के कारण किया गया है, तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। मतलब इन वाक्यों में आप देखिए, हरिश्चंद्र तथा जयचंद जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, पर इनका प्रयोग क्रमशः ईमानदार तथा गद्दार व्यक्तियों के लिए हुआ है। हरिश्चंद्र ईमानदार के लिए और जयचंद गद्दार व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होता है, अब इसके बारे में हम, ये तो पहले हमने जाना हरिश्चंद्र और जयचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जैसे महात्मा जी ने देश को सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे महात्मा जी ने देश को सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा जी। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, या फिर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस
नेताजी इसके बदले में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे महात्मा गांधी के बदले में महात्मा जी का प्रयोग हुआ है। पंडित जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, तो यहाँ पे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बदले प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महात्मा जी, नेताजी, पंडित जी, ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ऐसे प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में महात्मा जी, नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, पर यहाँ ये व्यक्ति विशेष का बोध करवा रही है, तो जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अब है भाववाचक। भाव अर्थात हमारे मन की दशा, अवस्था। जिन शब्दों में किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को क्या करते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये संज्ञा का अमूर्त रूप है, मूर्त रूप नहीं बल्कि अमूर्त रूप है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ताजमहल की सुंदरता अनूठी है। सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, बहुत सुंदर होना मतलब उसे महसूस करना। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा, ठीक है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। बुढ़ापा एक अवस्था है, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, सुंदरता, अहिंसा और बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग किया जाता है? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, पर जब उसका प्रयोग बहुवचन में होता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, लेकिन जब उसी का प्रयोग बहुवचन में होने लगे तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की। यदि हम चाहे तो दूरी कम हो सकती है, नहीं, दूरियां कम हो सकती है। ये देखिए आप, बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञाएं हो गई। इतनी बुराइयां होंगी ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द मूल रूप से ही भाववाचक होती है और कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। कुछ तो मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं, और कुछ भाववाचक संज्ञाओं में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर इनके भाववाचक बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बच्चा से बचपन, बच्चा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, और बचपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। नारी, नारीत्व, नारी जातिवाचक, और नारीत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह मित्र से मित्रता, माता से मातृत्व, इंसान, इंसानियत, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, देव, देवत्व, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, जंगल, जंगलीपन, स्त्री, स्त्रीत्व, सज्जन, सज्जनता, संस्कृति, संस्कार, दास, दासता आदि। ठीक है ना, ये हो गया अब आपका जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना, भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना। अब है सर्वनामों से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे निज से निजता या निजत्व, पराया से परायापन, मम से ममत्व, अहंग से अहंकार, स्व से स्वत्व। अब है विशेषण से, विशेषण शब्दों में से भी भाववाचक संज्ञाओं की रचना हो सकती है। कठोर से कठोरता, सुंदर सुंदरता, नवीन नवीनता, कुलीन कुलीनता, आलस आलस्य, उपयोग उपयोगिता, सफेद सफेदी, स्वस्थ स्वास्थ्य आदि। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। उसी तरह क्रिया से उतरना से उतार या उतराई, खींचना से खींच, बुनना से बुनाव, बुनना से चुनना से चुनाव, बुनना से बुनावर, बदलना से बदलाव आदि। ठीक है ना, ये क्रिया शब्दों से हुई है। अब है अव्यय शब्दों से, जैसे भीतर से भीतरी, दूर से दूरी। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी कारण उनका रूप बदलता नहीं है। दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता, बाहर से बाहरी,
धिक से धिक्कार, समीप से समीपता आदि, समीपता समीप्य आदि। ये हो गए। कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य दो भेद भी मानते हैं। वो दो भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ विद्वान दो भेद और बताते हैं, और वो दो भेद हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना बहुत महंगा है, बाजार से दूध ले आओ, मुझे चावल खाना अच्छा लगता है, या रवि के पिताजी चांदी का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सोना, दूध, चावल और चांदी शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूह का मतलब होता है झुंड। समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेताजी ने सभा को संबोधित किया। नेताजी ने किसको संबोधित किया? सभा मतलब लोगों का भीड़। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। 50 में फूलों का गुच्छा बहुत सुंदर है। गुच्छा जब 2, 4, 10, 20, 30 फूलों को मिलाकर बनाया जाएगा तो ये क्या हो गया? फूलों का समूह हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे? गुच्छा। तो यहाँ पे देखिए आप सभा, 50 तथा गुच्छा शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, अतः यह समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर जब मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगी तब इसे आप जल्दी ही कॉपी में पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।